प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड काल में भी हमने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की परंपरा को रखा बरकरार। श्री मोदी आज G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भाग लेने होंगे रवाना। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का हुआ आगाज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। प्रदेश में 1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। देश में अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रूप से आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड काल में भी हमने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की परंपरा को बरकरार रखा है। हमें अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी पर भी रहा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में आपसी सहयोग और आपसी संवेदना को हम बल देते रहे। गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 और 31 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और दूसरे आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद श्री मोदी वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। कॉप 26 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आगाज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य समारोह में दीप प्रज्वलित कर इस आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस अवसर पर आदिवासी नर्तक दल के कलाकारों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट भी किया गया। आप देख सकते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ अपने नृत्य की एक छोटी प्रस्तुति इस परेड के माध्यम से देते हुए गौरव, मैंने देखा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश विदेश के नर्तक दल शामिल हो रहे हैं।
इसमें अनेकता में एकता का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यही हमारी ताकत और पहचान है। विश्व के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। आदिवासी की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों, एक दूसरे को जाने समझें, अपनी ताकत को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये मूल उद्देश्य और इस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिली है। ये दूसरा आयोजन और दूसरे आयोजन में 1 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव्स, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए कलाकार अपनी कला की छटा बिखेरेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान कटाई का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें तेजी नहीं आई है। भाई 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है। तो पैसे के कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है। जो अर्ली वैरायटी कुछ धान है, जो जिन किसानों के पास पानी की पहले से व्यवस्था थी, वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे वो कटाई नहीं हो रही है। सरकार के इस निर्णय पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से करने की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अग्रवाल ने मांग की कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए, ताकि दीपावली त्योहार पर किसानों के घरों में भी खुशहाली आ सके। धान की खरीदी प्रारंभ होना चाहिए। 4 नवंबर को दीपावली है, किसान के घर में पैसे आने चाहिए, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोग 1 नवंबर से धान खरीदते थे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस साल समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में 2.5 लाख से अधिक किसानों ने धान विक्रय के लिए नए पंजीयन भी करवाए हैं। वहीं लगभग 48,000 हेक्टेयर खेती के रकबे में भी वृद्धि हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 104 करोड़ 4 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.20% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे अधिक है। देश में अब तक 60 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड की जांच भी की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख 48 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 7 जिलों में कोरोना के कोई भी नए मरीज नहीं मिले हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा आज से भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से नेहरू आर्ट गैलरी सिविक सेंटर भिलाई में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने
फीता काटकर इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआईबी छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त उप महानिदेशक अभिषेक दयाल ने की। ये प्रदर्शनी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवंत और कार्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित है। इस अवसर पर भिलाई स्टील प्लांट के निदेशक श्री दास गुप्ता ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आजादी के संघर्षों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। बच्चे के अंदर हमारे आज़ादी के बारे में बहुत कुछ उनको सिखाएगा और बच्चे क्या हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाएगा। और स्पेशली इस एग्जीबिशन को जहाँ स्पेशलिटी है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में बड़े जो कि दुर्लभ तथ्य हैं वो यहाँ पर संयोजा गया है। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन की। प्रदर्शनी के दौरान अनेक खेल प्रतियोगिताएं और निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ ही हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में राज्य स्तर पर पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के पुलिस लाइन से राष्ट्रीय एकता मार्च निकाली गई। ये मार्च पटेल चौक, इंदिरा मार्केट, अग्रसेन चौक होते हुए ग्रीन चौक पहुंची। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर मार्च का स्वागत किया गया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। ग्रीन चौक पर जवानों और एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा मोमबत्ती जलाकर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने बताया कि शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में निकाली गई एकता मार्च समाज में ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि हम सभी भारतीय एक हैं और एकता ही सर्वोपरि है। उसके उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें एकता मार्च आज जो आयोजन हुआ है वो उस कड़ी में एक है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे सारे जो पुलिस जवान हैं, चाहे वो बीएसएफ के, हमारे सीआईएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के पुलिस जवान हैं, जिला पुलिस के हैं, बटालियन के हैं, सभी जवान मिलकर एक मार्च करना है जिसमें बाकी जो जनता है उसके साथ उनको एक देशभक्ति का एक मैसेज देना है कि हमारा जो एकता है वो सबसे सर्वोपरि है। और इस एकता मार्च में पुलिस के आला अधिकारी और अन्य नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जनपद पंचायत रायगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 8 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनियों द्वारा लगभग 1,500 रिक्त पदों में युवाओं के कौशल विकास और क्षमता विकास के तहत चिन्हांकन और पंजीयन के साथ ही काउंसिलिंग भी की गई। रायगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ सागर सिंह राज ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जिले के 9 विकास खंडों के युवाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में 8 कंपनियां शामिल हुई हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके तहत जिला पंचायत के तत्वाधान में जनपद पंचायत रायगढ़ परिसर में पूरे जिले भर के 9 विकास खंड हेतु रोजगार मेला का आयोजन जनपद पंचायत परिसर में रखा गया है। इसमें 8 कंपनियां आई हैं, उनके पास लगभग 1400 रिक्तियां हैं, जिसके तहत हमारे जिला रायगढ़ के जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको बुलाया गया है और उनका काउंसलिंग हो रहा है और उनका पहले प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद जो चयनित बच्चे होंगे उनको कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी जीआर राम ने बताया कि रोजगार मेले में लगभग 300 आवेदकों ने नियोक्ता संस्थानों से संपर्क किया है, जिन्हें नियोजन से संबंधित सभी जानकारियां दी जा रही हैं। 1500 की वैकेंसी प्राप्त हुई थी और वे सभी नियोक्ता संस्थान इस प्लेसमेंट कैंप और रोजगार मेला स्थल पर उपलब्ध हैं। अभी तक 300 से अधिक आवेदकों ने इन नियोजन संस्थाओं से संपर्क कर लिया है। नियोजन से संबंधित समस्त जानकारी उन्हें प्रदान की जा रही है। उनके यहाँ जो वैकेंसी है, जो रिक्तियाँ हैं, उनके संबंध में विस्तृत जानकारी देकर और उपस्थित आवेदकों द्वारा भी विभिन्न नियोजित पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नियोक्ता कंपनियों द्वारा रोजगार मेले में ही पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा। इस रोजगार मेले से युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।